फाइनली बच्चों अब शुरू कर रहे हैं। देखिए फिर से शुरू कर रहे हैं सम्मिश्र संख्याएं कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था, कई चीज़ें हो चुकी थी। और प्रश्नावली जो 5.1 है उसमें हमने कई प्रश्न भी कर लिए थे, लगभग 8 प्रश्न तक पहुँच चुके थे। तो एक बार फिर से हम बातों को समझते हुए चलेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी पहली प्रश्नावली के लिए यहाँ पे ज़रूरी चीज़ें हैं हम डिस्कस करते हुए चलेंगे यही किताब में। भाई बात क्या है कि ये किताब जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी ncert.nic.in पे, शायद आई थिंक कि यहाँ पे इसके जो वेबसाइट है वो भी दिया गया है, नॉट बी रिपब्लिश्ड लिखा गया है। बट मैंने इसको दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया है, पता नहीं कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा कि नहीं। दुनिया भर की बातों को हम छोड़ते हैं। मैं बता रहा था कि रिकॉर्डिंग के लिए जो मेरा सेटअप है, मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग अभी आजकल कर नहीं पा रहा हूँ, बड़ी समस्याएं हो रही हैं, कई दिनों से ऐसा हो रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पे पीडीएफ रिकॉर्डिंग ही करना चाहता था और यहाँ पे मैं स्लाइडें बनाने वाला था, बट सॉल्व करके मैं कई चीज़ें इकट्ठा करके आपको दिखाने वाला था। बट क्या हो गया कि अभी वो भी मैं यहाँ पे तैयार नहीं कर पाया। तो यहीं पे मैं एक किताब में ही चीज़ों को हल करना शुरू करेंगे। वैसे मैं आपके लिए और भी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाता रहूँगा, बातें कई डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या। एक बार फिर से पहले हम उन बातों को जान लेते हैं कि कौन सी बातें हमने जान ली थी। सबसे पहले बात तो यहाँ पे देखेंगे -√1 जो होता है, √-1 जो होता है वो आयोटा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई² बराबर -1 हो जाता है। और इसका जो प्रारूप होता है या फिर मानक रूप होता है a+ib के रूप में होता है। इसको z बराबर रिप्रेजेंट किया जाता है, z बराबर ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा ले लेते हैं और काला ले लेते हैं, ठीक है। z बराबर IB के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ में बहुत सारी ये सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताया गया है कि कौन से सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती हैं एक तरीके से देखा जाए। अगर वो वास्तविक संख्याएं हों तब पर भी, नहीं हो तब पर भी। तो वास्तविक संख्या, किसी भी सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग ए वाला भाग होता है, यानी कि यहाँ पर जो अगर हम दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको जूम करके चले, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो भाई यहाँ पे एक वास्तविक संख्या देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये आगे वाला हिस्सा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक भाग इसका कहलाता है, ठीक है। और जो पीछे आयोटा के साथ में, आई के साथ में दिखाई दे रहा है वो क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग कहलाता है। तो यही होते हैं वास्तविक और काल्पनिक भाग, दोनों चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया। आई क्या होता है, आई बराबर -√1 होता है। आई बराबर जो होता है √-1 होता है, वो बात अलग हो गई है। बट जो आई के बारे जो काल्पनिक और वास्तविक भाग की बात ही हो रही थी, तो वो यही सब कुछ रहेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, बात समझ लिया था। जो रियल नंबर होते हैं, जो वास्तविक भाग होते हैं, उनको REZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमने बताया था RE और कोष्टक में Z को लिखा था, और इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग को IMZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो उदाहरण नंबर 1 मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्या है कि x y का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये एक प्रकार से सवाल है जिसमें आपको कई चीज़ें समझने के लिए मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। कहा गया है कि इतना सा आपके पास एक, यदि 4x + i आयोटा 3x - y = 3 + i -6 है, तो यहाँ पे हमको याद करना है x y का वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे सिंपल से i से अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और यहाँ पे तुलना करेंगे भागों को, ठीक है। यहाँ पे तुलना वैसे भी नहीं की गई है, या फिर i से गुणा ना करा करके यहाँ पे 4x की तुलना 3 से कर दी गई है और 3x - y की तुलना -6 से कर ली गई है। यहाँ से तुलना करना है, ठीक है। तुलना करके जब यहाँ से x का मान प्राप्त कर लिया, यहाँ से x y के बीच में संबंध है, तो x का मान जो यहाँ से निकला यहाँ पे रख दिया, तो y का मान हमको मिल गया। ऐसा करके इसमें हल किया गया है। लेकिन हमको यहाँ पे बात करना था, यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणितीय, ठीक है, जो संक्रियाएं होते हैं उनके बारे में जानना था। तो यहाँ पे हमको संख्याओं का योग हमको समझना है। तो संख्याओं का योग अगर हम समझें तो बहुत छोटी सी बात होती है। भाई कोई भी यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या है, z1 बराबर a+ib और z2 बराबर c+id, तो यहाँ पे इन दोनों का जब योगफल a+z1 + z2 करेंगे तो सिंपल वो
आराम से जुड़ जाएगी। क्या वास्तविक भाग के साथ जुड़ जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। काल्पनिक भाग के साथ में i कॉमन लेकर के d प्लस डी b प्लस डी के रूप में ऐसा जुड़ जाएगा। और अगर यहाँ पे इसका लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे कि मतलब ये कैसे जुड़ रहा है, तो देखिए 2 में से 6 घट गया तो आपको -4 मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक भाग के साथ ही समझौता करेंगे। वास्तविक भाग के साथ, काल्पनिक भाग के साथ 5 3 8 x यहाँ पे ये बन गया, और साथ में ये 6 में से 2 घट गया तो -4 बन गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि यह होता है जोड़। और जोड़ में हमको अभी जोड़, घटाना, गुणा, भाग और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। धीरे धीरे से हम चलते जातेंगे, और इसके जो पहली प्रश्न वाली है वो भी हम इसी में ख़त्म करने वाले हैं। तो हम साथ में इसे बने रहिए, चलते रहते हैं। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे योग में कई नियम होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही आसान सी चीज़ें होती हैं, आपने इनके बारे में पढ़ के रखा है, इनका प्रयोग भी आप करना जानते हैं, बस उसका नाम नहीं जानते। उसी नाम को आज हम समझ लेते हैं। भैया योग का संवरक नियम क्या होता है? संवरक नियम ये कहता है कि 2 सम्मिश्र संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो जो योगफल मिलेगा वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी। इतनी सिंपल सी बात योग का संवरक नियम कहता है। यही पूर्णांकों के रूप में भी लागू होता है कि अगर 2 पूर्णांकों को योगफल किया जाएगा तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल किया जाएगा तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। यही कहलाता है संवरक नियम। आई थिंक कि आप उससे अब समझ गए होंगे। कोई भी विशेष नियम नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अपने में खुद में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप अपने को जैसे मैं खुद को बहुत कमतर समझता हूँ, जैसे कि मैं एक बहुत सामान्य सी बात हूँ, बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, ऐसा मतलब इसमें कोई भी विशेषता मेरे अंदर नहीं है। पर अगर देखा जाए, एक नज़रिए से देखा जाए तो मैं अपने में एक विशेषता रखता हूँ, आप अपने में एक विशेषता रखते हैं। आप स्वयं में एक महान व्यक्तित्व हैं, एक महान व्यक्ति हैं। वैसे ही संवरक नियम है, इसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन यही जो इसकी कुछ बड़ी बात नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यानी कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या होती है। देखने में तो कुछ है नहीं, बट है इसमें यही सबसे बड़ी बात। अब बात कर लेते हैं क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय जैसे कि नाम से है भी आपको पता है कि उल्टा क्रम में जोड़ा जाएगा तब पर भी वही आएगा। जैसे 2 में 3 को जोड़ा जाए या 3 में 2 को जोड़ा जाए, आपको आंसर तो वही मिलने वाला है। सेम यही चीज़ है कि 2 सम्मिश्र संख्याओं को ऐसे आगा पीछा करके Z1 प्लस Z2 जोड़ा जाए या फिर Z2 प्लस Z1 जोड़ा जाए, क्रम विनिमय नियम काम करता है। यानी कहता है कि आप कैसे भी जोड़ लो आपका उत्तर सही आने वाला है। तो ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। आगे बात करेंगे साहचर्य नियम की। देखो भाई साहचर्य नियम क्या है? साथ में चलने वाला नियम है। अब भी ऐसे समझ सकते हो, मैंने जो कहा चरने वाला, सहचर्य साथ में चलने वाला नियम है। सहचर्य नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं, आपको इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे योग का सहचर्य नियम ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हम कह देंगे कि आप पहले दोनों जो मिल जाते हैं उनको जोड़ लो, फिर थर्ड वाले को जोड़ लो, ऐसे कर लो, या फिर आखिरी वाले दोनों को जोड़ लो, फिर पहले वाले को उसमें जोड़ लेना, तब पर भी आपको उत्तर वही सेम मिलने वाला है। या फिर यूं करो भैया, पहले और आखिरी वाले को जोड़ लो, उसके बाद बीच वाले को जोड़ लेना, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है? सहचर्य नियम। यानी कि आप जोड़ो कैसे भी, 3 या 4 लोगों को जोड़ो कैसे भी, आंसर सेम मिलने वाला है। दैट्स कॉल्ड सहचर्य नियम। आगे बात करेंगे, यहाँ पे है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। यानी कि योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में, हम पूर्णांक में जब तत्समक पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे जाना था कि भैया जैसे कि कोई भी पूर्णांक है, जैसे 5 ले लेते हैं, इसमें एक ऐसी संख्या होती है जिसको कहते हैं 0। इसको जोड़ने पे क्या मिल जाता है? हमको वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि हम जोड़ रहे हैं कुछ, लेकिन प्राप्त वही फिर से हो रहा है। यानी जोड़ना ना जोड़ना एक बराबर चीज़ है। यानी हम काम कर रहे हैं, काम किसी काम तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। यही जो होता है तत्समक गुण कहलाता है। तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं में भी वही सेम चीज़ बात चलती है कि हम सम्मिश्र संख्या, यहाँ पे 0 प्लस आयोटा 0 दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इसको 0 से दर्शाया जाता है। इसको शून्य सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, और यहाँ पे ये योगात्मक तत्समक भी कहलाता है। ठीक है, यही सेम चीज़ योगात्मक तत्समक भी कहलाता है, क्योंकि इसके जोड़ने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसको शून्य सम्मिश्र भी कहा जाता है। इसको किसी भी सम्मिश्र संख्या z में जोड़ने पर वही z फिर से प्राप्त होता है। यही तत्समक गुण है। यानी कि उसने अपना काम किया पर काम दिखाई नहीं दिया,
ये होता है तत्समक। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये भी एक स्थिति आती है जब अपना प्रभाव दिखाता है। कब दिखाता है? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी आपने उदाहरण नंबर 1 में दिया था, देखा था दोनों भागों की तुलना करने की बात की गई थी। यहाँ पे भी अगर आपको दोनों भागों की तुलना करनी हो जाए, जैसे आपको कह दिया जाए 3x प्लस आयोटा, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, यहाँ पे आयोटा 3y ओके बराबर 0 कर दिया जाए। ऐसे में यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं लिखा है, बट आप मानिए कि यहाँ पे 3x और यहाँ पे आयोटा 3y लिखा गया है और उसके बाद ये 0 के बराबर है। ऐसे में x और y की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो यही 0 जो होगा आपके सम्मिश्र शून्य सम्मिश्र की भांति 0 प्लस आयोटा 0 की तरह काम करेगा और यहाँ पे 3x बराबर 0 और 3y बराबर 0 रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके तहत हम यहाँ पे उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। तो योगात्मक तत्समक यानी कि शून्य सम्मिश्र संख्या यानी कि 0 अपने में विशेषता रखता है, जैसे हम खुद 0 होकर के अपनी एक विशेषता रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप भी अपने में कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हैं। बात को समझिएगा। आगे चलेंगे। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। हम यहाँ पे बात समझेंगे। प्रतिलोम का मतलब ये भी होता है कि हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जिसकी वजह से क्या हो जाए, 0 हो जाए पूरा जो हमको दिया गया है। तो भैया इसको समझने के लिए एक सम्मिश्र संख्या यहाँ पे देखेंगे, आपको दिखाई दे रही है z बराबर a प्लस आई भी दिखाई दे रहा है। अब इसका जो प्रतिलोम होता है उसको माइनस z द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे यहाँ पे a प्लस आई भी अपना प्लस प्लस में दोनों था, वही दोनों चीज़ें यहाँ पे माइनस में ले लिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना तत्समक हो जाएगा, सॉरी प्रतिलोम हो जाएगा। और इन दोनों का योगफल 0 होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि एक संख्या कोई z है या फिर कोई भी पूर्णांक है, जैसे 5 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 मिल जाए, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होता है भैया, तो ये 0 हो जाता है। सेम यही काम होता है अपने यहाँ पे सम्मिश्र संख्या में। अगर कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी है तो इसका जो अपना योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -z बराबर क्या होगा, तो -a प्लस आई माइनस b हो जाएगा। ये होता है और इन दोनों का योगफल क्या उतना होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो आई थिंक कि आपने प्रतिलोम को भी समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं इन सारी चीज़ों में जहाँ पे हमको दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में बात करनी है। अब अंतर के बारे में बात करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूंगा कि जैसा आपने पूर्णांकों में जहाँ पे बीजगणित में अपने जोड़ घटाने गुणा भाग के बारे में सीखा था, सेम टू सेम यही यहाँ पे वही परिभाषा वही काम करना है। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट उदाहरण पर जाते हैं, जैसे 6 प्लस 3i माइनस किया गया है 2 माइनस आई। अब यहाँ से माइनस से अंदर गुणा होगा दोनों में। जब दोनों में गुणा होगा तो आप जानते हैं क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 3i ऐसे रहेगा और यहाँ पे -2 प्लस आई हो जाएगा। 6 और में 2 घट जाएगा, 4 अपना मिल जाएगा। यहाँ पे -4 दे दिया, ये गलती दे रही है भाई। क्या गलत किया है? ओके, थोड़ा सा तो इसने गलत किया है। ओके, हम बातों को और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी गलती मुझे लग रही है, बट जाने देते हैं हम बात को। हमको बस इतना सा समझना है कि 6 में 2 घटाना होगा तो यहाँ पे +4 बचेगा और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो अपना यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस दे दिया है। यहाँ पे इन दोनों को माइनस क्यों किया है, ये हो सकता है इसकी गलती हो। और यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे भाई थोड़ी सी गलती इसने किताब में दी है। आप इन बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। घटाना वैसे ही चलने वाला है, बड़े प्यार से जैसा चलता है, और हो सकता है इसकी बात मुझे समझ में ना आ रही हो, ये कुछ है और समझाना चाह रहे हो, बट घटाना जैसा आप घटाते हैं वैसे घटा देंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा यहाँ पे हल करके, जहाँ पे घटाना पे काम करना भी होगा। और वैसे 8वें क्वेश्चन तक मैंने प्रश्नावली में हल किया है, वहाँ पे आपने कोई गलती नहीं समझी है तो यहाँ पे भी गलती मत समझिए। आगे बात चल देंगे, गुणनफल की बात करेंगे। दो संख्याओं के गुणनफल की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक में बताऊंगा भैया। एक सम्मिश्र संख्या ये है, दूसरी सम्मिश्र संख्या ये है। जब हम इसको गुणा कराएंगे तो ए और सी का गुणा कराएंगे, ए प्लस आई डी, ए गुणित आई डी का गुणा कराएंगे, फिर बी आई बी का गुणा सी में कराएंगे, फिर आई बी का गुणा आई डी में कराएंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसा हमने बीजगणित में किया है अभी तक वही काम करते रहेंगे। और कोई बड़ी यहाँ पे विपत्ति नहीं आने वाली है। सिंपल से यहाँ पे उदाहरण हल किया गया है और यहाँ पे ये जो लॉजिकल
टर्म दिए गए, इन लॉजिकल टर्म को हम रखते हैं बगल में। जब हम क्वेश्चन देखेंगे बड़े आराम से इसे गुणा करते हुए चलेंगे, उसके बाद हम समझते रहेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिख भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं तैयार की है। अब यहाँ पे बात करेंगे गुणे में भी समवर्ग नियम काम करता है, उसी प्रकार की बातें हो गई। गुणा करने के बाद सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। क्रम विनिमय नियम आप समझते हैं, साचार्य नियम भी आप समझते हैं, गुणात्मक तत्समक समझ लीजिए भैया। एक ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर आपका क्या मिल जाए, वही संख्या मिल जाए, यही कहलाता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक का मतलब ये देखिए, योगात्मक तत्समक मतलब क्या जोड़ने पर वही संख्या मिले, और गुणात्मक तत्समक मतलब क्या गुणा करने पर वही संख्या मिले। तो ऐसे में आप क्या करेंगे भैया, वास्तविक संख्या में 1 रखेंगे और काल्पनिक संख्या में अपना 0 रख लेंगे ताकि वो गायब हो, दिखाई ना दे। ये 1 द्वारा दर्शाया जाता है। गुणात्मक तत्समक एकल सम्मिश्र संख्या भी कहलाती है। और यहाँ पे z/1 बराबर z होता है। बस इतना सिंपल सा बात है तत्समक में। और गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर लेते हैं, मतलब ऐसा कौन सी संख्या होती है जिसको गुणा करने पर ये 1 हो जाए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब, अभी यहाँ पे गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम तो था, वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा वहाँ पे देख लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का सॉरी, यहाँ पे ये रहा योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि ऐसा क्या जोड़ दे कि हमको 0 मिल जाए। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि ऐसा किस चीज़ से गुणा कर दें कि आपको 1 मिल जाए। ठीक है, बस इतना सा हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे मिलता है, z/1/z कर लो भैया। ठीक है, उसी चीज़ को बटे में कर लो। देखो यहाँ पे z क्या है, z ऐसे कोई a प्लस, ठीक है, IB है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, z⁻−1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वही सेम चीज़ को यहाँ पे देखिए -1 लिखा गया है, यहाँ पे 1/z लिखा गया है, और 1/z बराबर इतना चीज़ें लिखी गई। इन चीज़ों को हम बाद में समझाएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा किचकिच नहीं करेंगे यहाँ पे। हम आगे चलते हैं बंटन नियम को। देखिए ये चीज़ें जो है, ये जो 1/z बराबर मिला है, हम इसको आगे समझा रहे हैं कि ये कैसे बना है, क्यों बना है, और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। इस चीज़ को हम आगे समझा रहे हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं बंटन नियम। बंटन नियम का मतलब होता है बांटना। 1 का 2 में गुणा कराएंगे, 1 का 3 में गुणा कराएंगे। बहुत ही सिंपल सा काम, यही काम पीछे से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब भी ऐसा गुणा होता है, जैसा कि आप बीजगणित में हमेशा से करते आए हैं। तो ये हो गए सारी चीज़ें। और भागफल में वही सिंपल सा भाग चलेगा, कोई भी बड़ी चीज़ तो करने वाले नहीं है। और भाग में थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे भाग करने की बात की जा रही है, इसमें भाग किए हैं। तो भाग क्या होगा, दोनों पदों में बड़े आराम से, बड़े प्यार से दोनों तरफ होगा और गुणा के रूप में। और इन चीज़ों में यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं, इतने भारी भरकम बदलाव हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जब देखिए z1 बराबर अपना 6 + 3i दिया है, और z2 बराबर 2 - i दिया गया है। और यहाँ पे जब इससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब भाग दिया जा रहा है तो ये तो आगे हिस्सा रह गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे कैसे चेंज कर दिया गया, इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करूँगा, हो सकता है लिखा जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो अपने पास क्या था, 1/2 - i, तो 1/2 - i है भैया। तो इस चीज़ को हमको क्या करना है, इस रूप में जैसा कि ये दिया गया है, इस रूप में चेंज करना है। तो इस रूप में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका 2 + i से ऊपर नीचे गुणा कराया गया, 2 + i से ऊपर नीचे गुणा कराया गया। देखेंगे आपको गुणन करने के बाद यहाँ पे 2 + i दिखाई दे रहा है ना, और नीचे वाले का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी है, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 2 का i में जब गुणा हो जाएगा तो 2i मिल जाएगा, और i का जब 2 में गुणा हो जाएगा -2i मिल जाएगा, और i का जब i में गुणा हो जाएगा तो -i² मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2i कट जाएगा, i² यहाँ पे 4 है, और ये -i², i² का मतलब क्या होता है, -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 5 हो गए। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे पूरा ये कद्दू सा बना के बहुत ढेरा सा रख दिया है, बट अब इसको ऐसे डायरेक्टली कैसे किया गया है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन आप यूँ समझें कि ये काम कैसे हुआ है अभी मोटे तौर पे। अब हम चलेंगे छोटे तौर पे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे जब इसको भाग करने लगे तो ऊपर वाले को गुणा करा लें। गुणा कराने के बाद इतना कुछ मिल गया, बटे को 5 ऐसे रखे हैं, इसको हल करने के बाद जो कुछ भी मिला ऐसे रख दिया गया। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं की गई है। बड़ी बात जो थी मैंने आपको समझा दी कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे उसको चेंज किया गया है। अब बात करेंगे i की घात के रूप में, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको अभी तक समझ में आया होगा तो i की घात भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए i बराबर क्या होता है,
आई बराबर होता है माइनस अंडर रूट -1। तो आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 हो जाता है। और यही आई क्यूब बराबर निकाले, आई क्यूब बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान -1, यहाँ पे गुणा करने पे माइनस आई हो गया। बहुत ही सिंपल सा काम, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे आई की पावर 4 का मतलब आई स्क्वायर की घात 2, और यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब -1, इसको स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल काम। ऐसे ही जब यहाँ पे घाते 5 में आ जाएंगे तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो गया। और +1 होने के बाद जब आई में गुणा कराएंगे तो आई अकेले मिल जाएगा। और यहाँ पे +6 में क्या है, आई की घाते 2 उसकी घाते 3। अब आई की घाते 2 बराबर -1 की घाते 3 बराबर -1। बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल सा काम है। इसी प्रकार गुणा कराते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। पर यहाँ पे हम यहाँ पे घात के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कराई गई हैं उनको देखने के बाद यहाँ पे उसका लॉजिकल सा आंसर दिया गया है कि वो किस रूप में हो तो क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे आई की घात 4k के रूप में हो, यानी 4 गुणते समथिंग कुछ भी मिल जाए, जैसे 4 चौक 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, ऐसे में आपको +1 हर बार मिलेगा। और यहाँ पे 4k +1 के रूप में है तो आई मिल जाएगा, 4k +2 के रूप में है तो -1 मिल जाएगा, 4k +3 के रूप में है तो अपना यहाँ पे -i मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका रहा जहाँ पे अपनी यहाँ पे देखा। अब देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ वाला हिस्सा देखेंगे, ये 4k है, 4k के रूप में है ये वाला, इस वजह से -1 मिला है, +1 मिला है। यहाँ पे 4k +1 है, ठीक है, ये 4k +1 है तो यहाँ पे i मिला है, इस वजह से यहाँ पे भी देखेंगे आपको i दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये 4k +2 है तो यहाँ पे -1 मिला, तो यहाँ पे -1 मिला है। और यहाँ पे 4k +3 फिर से -i मिल गया है। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, कन्फ्यूज़न भरा नहीं होना चाहिए। क्यों इतनी बार गुणा कराया गया, तो वहाँ पे घातों को आराम से निकाल करके उसको समझ लिया गया है। तो आई थिंक कि घात वाला झमेला ख़त्म हुआ होगा। तो आगे चलेंगे यहाँ पे एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल, इस वर्गमूल को हम नहीं समझते हैं, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे तत्समक जो दिया गया है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्समक क्या है, तत्समक एक प्रकार से आपको ये समझाता है कि ये किस प्रकार से काम करता है। सिंपल से दो आपके पास सम्मिश्र संख्या है Z1 Z2, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो वही अपना a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। और इस फार्मूला लगने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को यहाँ पे सिद्ध किया गया, इसकी उत्पत्ति की गई, उसी प्रकार से गुणा करके इसकी उत्पत्ति की गई। उत्पत्ति करने के बाद हम ये यहाँ पे प्राप्त करते हैं कि ये जो हमने माना था वो सही है। उसको सही मानने के बाद भैया यानी कि a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है, यही इसका तत्समक कहलाता है। तो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर भी काम करेगा, a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब भी काम करेगा, साथ में a² - b² भी काम करेगा। जितने भी फार्मूले बीजगणित में प्रयोग किए जाते हैं वो सब के सब यहाँ पे काम करेंगे और यही उसका तत्समक रूप कहलाएगा या फिर तत्समक कहलाएगा। और यहाँ पे उदाहरण शुरू हो जाते हैं जहाँ पे a + ib के रूप में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हम यहाँ पे सीधे चलेंगे इनको छोड़ छाड़ के अपने संयुग्मी यानी कि असंयुग्मी और मापांक पर। तो यहाँ पे संयुग्मी और मापांक समझने के बाद आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, छोड़ दिया था। तो भैया कोई भी सम्मिश्र संख्या हो, इसका जो मापांक होता है वो mod z के रूप में लिखा जाता है, mod z के रूप में लिखा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a² + b²। ओके, क्लियर बात, इतनी बात समझिएगा। ये मापांक कैसे निकाला जाता है ये मत पूछिए, बस ये जान लीजिए कि मापांक इतना होता है, माप वाले अंक। इसमें दोनों की जो संख्याएं होती हैं i को छोड़ करके, बाकी जो a और b है इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो mod z बराबर आपको क्या मिल जाता है, अंडर रूट a² + b² मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे संयुग्मी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मापांक और संयुग्मी के बारे में बात करनी थी। तो संयुग्मी को, तो z का संयुग्मी z बार द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर ये गिनती प्लस वाली है तो हमको इसको माइनस वाला ले लेना है, अगर ये माइनस वाला है तो उसको हमको प्लस ले लेना है। यही इसका संयुग्मी होता है, बस सिंपल सा बात यही है, ठीक है। यही सिंपल सी यहाँ पे लॉजिकल बात है। तो संयुग्मी क्या हो जाएगा, वही बीच वाला जो चिन्ह वहाँ पे प्लस में था यहाँ पे हमने माइनस में ले लिया, दैट्स कॉल्ड संयुग्मी। और यहाँ पे संयुग्मी आपने देखने के बाद आपने देख लिया इतने सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये इसका क्या है, मापांक हो गया, और यहाँ पे मापांक इतना निकाल ले, यहाँ पे ये संयुग्मी निकालने का प्रयास कर लिया गया। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आपने गुणात्मक प्रतिलोम देखा था जो हमने छोड़ा था, ठीक है, 1/z के बारे में बात करी थी। तो z जो होता है, देखो
z बराबर क्या हो गया, a प्लस आई बी हमने वहाँ पे देखा था, और यहाँ पे z 1/z का मान निकालना था, जो कि हमने बटे में लिखने के बाद समझाया था। तो भाई z बार z पावर -1 इजकल टू क्या हो जाएगा, यही सेम चीज़ जो a प्लस आई बी है वो बटे में चली जाएगी, क्योंकि वो 1/z के बराबर है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया गया है, तो z पावर -1 इजकल टू हो जाएगा 1/a प्लस आई बी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया गया है, यानी z बार अपॉन z मॉड z स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो z बार इजकल टू क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे a प्लस माइनस आई बी होता है, क्योंकि प्लस वाला था तो a प्लस माइनस आई बी, और नीचे z बार स्क्वायर दोनों के बटे में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो प्लस भी हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बटे में की जाती है, और बटे में करने के बाद ये दोनों के साथ आराम बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि z पावर -1 इजकल टू होता है z इनवर्स बराबर क्या होता है, बार z अपॉन z मॉड z स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो मिला जुला रूप हो जाता है z इंटू बार z इजकल टू होता है मॉड z स्क्वायर। ये एक फार्मूले की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, ज़्यादा कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मापांक और आपने संयुग्मी के बारे में जान लिया, और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें। अगर दो समित संख्याओं के गुणनफल में मॉड लगा है तो हम इसको दोनों को बांट के मतलब उनका मॉड निकाल करके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही भाग के साथ में हो जाएगा, अगर पूरे बट्टे में साथ मॉड लगा है तो हम इसको अलग अलग बांट करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे संयुग्मी वाला चिन्ह जो दोनों पे बार लगा है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस के साथ में अगर ये संयुग्मी लगा है तो वो प्लस माइनस के साथ भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाग में अगर बार लगा है, संयुग्मी की बात कर रहे हैं, तो उसको भी अपन बांट लेंगे, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। अब आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है 2 + 3i है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने को कहा जा रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने को कहा जा रहा है भैया। तो हम z बराबर 2 + 3i हम यहाँ पे ले लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए भैया, गुणात्मक प्रतिलोम का होता है 1/z। ठीक है, या फिर उसको z की पावर -1 कहते हैं, -1 कहते हैं, यही उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। किसका, z का, यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो z बार हम यहाँ पे ये अपना क्या है, z बराबर क्या है, सम्मिश्र संख्या होगी, हम यहाँ पे उसका संयुग्मी निकाल लेंगे। ठीक है, z बार बराबर पहले संयुग्मी निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाली गिनती अपने पास देते हैं, हमने यहाँ पे प्लस वाली गिनती ले ली, और z बार मॉड z स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी किसके, ठीक है, मापांक निकाल लेंगे, मापांक का स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, मापांक क्या होता है, मॉड z होता है, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a क्या है, 2 है, और b क्या है, -3 है। तो दोनों को वर्ग करके जोड़ लिया, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 3 और 4 9 13 यहाँ पे मिल गया। अब हमने एक चीज़ देखा था कि z बार बराबर क्या होता है, वो होता है क्या, z पावर -1 बराबर तो z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर यही होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ को यूज़ किया गया है। क्या हमने जो अभी तक निकालना है, तो z बार बराबर ऊपर लिख लिया, मॉड z स्क्वायर बराबर जो निकाला था वो नीचे लिख लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 2/13 कर लेंगे और 3/13 कर लेंगे, आई तो उसके साथ में लगा रहेगा, तो दोनों के साथ हमने बांट लिया। तो इस तरीके से हो गया। दूसरा तरीका भैया, इसी पूरे हल को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमको करना एक ही तरीका है, और आप जो पसंद करें उसको उस तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके को मैंने आपको बताया भी था, z बराबर जो भी था 2 + 3i, हमने उसको ऊपर लिख रखा है। तो z पावर -1 जो उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो 1/, ये हो जाएगा, पूरी गिनती को 1/, कर लिया जाएगा, और उसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाएगा। ये माइनस वाला है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। नीचे वाले गुणा कराने पे यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और -3i स्क्वायर ये बन जाएगा, और ऊपर वाले में हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो i स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस आई स्क्वायर की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 9 4 13 मिल जाएगा। तो यही 13 जो अभी यहाँ पे मिला था ना,
वही यहाँ पे बी में लग गया है, तो 2/13 कर देंगे और 3/13 कर देंगे, यानी उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको आंसर मिल गया। तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के टोटल 2 तरीके होते हैं। पहला होता है यहाँ पे z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर निकाल करके यहाँ पे बटे में कर लो, या फिर यहाँ पे संयुग्मी निकालने का ठेठ तरीका यूज़ कर लो जो देसी तरीका है। और उसके बाद आपके पास प्रश्नावली में जो आ जाता है यहाँ पे a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से है। अभी अपने पास एक क्वेश्चन तो ये दिखाई दे रहा है z आई की पावर -35, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और भाग वाले में देखिए ये जो बटे वाली गिनती दी है इसमें संयुग्मी से गुणा करा देंगे, संयुग्मी से गुणा कराने के बाद ये सिंपल से चेंज हो जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। माइनस वाले में देख लेते हैं। अब z की पावर -35 था, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1/z की पावर 35 कर दिया। ओके, 1/z की पावर 35 कर दिया। अब यहाँ पे 35 में से भैया एक अगर गिनती निकाल लोगे तो बचेगा 34, और वो होता है 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34। यहाँ से एक आई निकाल लिया है, तो 17 दूनी 34 एक 35 बन रहा था, इस वजह से इसको ऐसे कर लिया है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की घातें 17 बन गई है, यानी कि हमने यहाँ पे 34 को 17 दूनी 34 कर लिया है। अब आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है। आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। और -1 की घातें 17 बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा -1, और उसकी घातें जब 17 लग जाएंगे तो जब विषम संख्या होती है तो फिर से माइनस मिलता है, -1 ही मिलेगा। और -1 से जब इसमें आई में गुणा हो जाएगा तो आपको -i मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ को लिखा गया है, तो यहाँ पे -i मिल गया। अब ऊपर नीचे देखिए, नीचे हम आई को नहीं रख सकते हैं, बस इतना सा बात समझिए। तो ऊपर नीचे आई से गुणा करा दिया, यही इसका संयुग्मी हो गया। तो आई से गुणा होकर के यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया, ऊपर 1 से गुणा होकर के यहाँ पे आई हो गया। अब आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1, और एक माइनस यहाँ पे पहले से, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, और +1 नीचे होने का कोई अर्थ नहीं, इस वजह से ये आई मिल गया। और आपको समझ में आ गया a प्लस आई बी के रूप में ये कैसे हो गया। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं? 0 प्लस आई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंटेशन हो गया। सो ये रहा आंसर, और ये रही प्रश्नावली। प्रश्नावली में आप देखेंगे मैंने आपको बताया था 8वें क्वेश्चन तक, जहाँ पे घाते 4 का स्क्वायर करके हल करके दिखाया था। और हालांकि यहाँ पे मैंने कोई गुणा करने वाला तरीका नहीं बताया था, पर यहाँ पे हल करके दिखा दिया था। अभी 9th 10th और यहाँ पे 11, 12, 13, 14 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको बातों को समझाते हुए चलता हूँ। देखिए दिया गया था 1/, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बातों को ऐसे देखेंगे। 1/3 दिया था और +3i का होल क्यूब दिया था। तो यहाँ पे घातें 3 करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है? a + b होल क्यूब वाला जो फार्मूला होता है, ठीक है, वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना था। a³ + b³ + 3ab, कोष्टक में a + b होता है, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो a³ + b³ + 3ab यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कोष्टक में a + b दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल से काम। a³ का मतलब यहाँ पे 1/27 हो गया, यहाँ पे 3³ हो गया, 3 × 3 = 9 × 27, और i³ हो गया है। और यहाँ पे 3 से 3 काट दिया गया है, और ये 3i अकेले बच गया है, और ये पूरा इसे उतार दिया गया है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे बात को समझेंगे। 1/27 को सेम टू सेम उतार दिया गया है। i³ बराबर क्या होगा भैया? i³ बराबर क्या होगा? 3 बार देखिए i के गुणा कराएंगे तो एक बार i स्क्वायर मिलेगा और एक बार i मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? -1 होता है, और i से जब गुणा हो जाएगा तो -i मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे i³ को हटा करके -i लिख दिया गया, ताकि आगे माइनस और पीछे i मिल गया है। और 3i से अभी अंदर गुणा कराना है, तो यहाँ पे हमने इसमें साथ जब गुणा कराया तो इतना मिल गया, और इसके साथ जब गुणा कराया तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोष्टक हो हटा दिया है, गुणा करा दिया है। अब हम देखते हैं कि 1/27 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे 27i भी माइनस में जो है ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, i अकेले बच जाएगा, और यहाँ पे 3 × 3 = 9, i स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से वही i स्क्वायर बराबर -1 मिल जाएगा। i स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। इस वजह से 9 क्या हो गया? माइनस में दिखाई दे रहा है। 1/27, 27 ऐसे ही, i ऐसे ही, और -9 हो गया। अब क्या करेंगे? अब बहुत सिंपल सा काम, 1/27 और 9 का घटाना कर लेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे 27 में से 1 जोड़ या घटा देंगे, तो मतलब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है,
तो ये घट जाएगा तो 26i बच जाएगा, वो भी माइनस में। तो यहाँ पे आपको -26i दिखाई दे रहा है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट 1 से इधर गुणा 27 से इधर गुणा इतना मिल गया, इसमें घटाने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है आपको -242/27 जैसा तो वैसे ही रहेगा, और ये -26i जैसे थी वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन a+ib के रूप में। बहुत ही सिंपल तरीका रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, कहा गया है कि -2 -1/3i का होल क्यूब। अब भाई बात को समझो, जैसा आपने 9 नंबर सवाल में क्या ठीक वही चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ भी है नहीं कि कुछ बड़ा हो। बट मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि दोनों के साथ अभी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि माइनस को कॉमन ले लिया है, तो घाते 3 होने की वजह से -1 की घाते 3 होने की वजह से फिर से ये माइनस ही बचा है। और यहाँ पे a+b का होल क्यूब वाला पूरा फार्मूला यूज़ किया गया, इसी वजह से बड़ा वाला कोष्टक बार बार लगाया गया है, क्योंकि आपके पास एक माइनस बचा हुआ है, इस वजह से लगाया गया। बाकी वही पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, सॉल्व करते हुए पूरा सॉल्व वैसे ही हुआ है, और यहाँ पे माइनस को आगे पड़ा रहने दिया है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको खुद कर लीजिएगा और आगे हम जानेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने जैसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 11 से शुरू हो जाता है कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सम्मिश्र संख्या ये है, हम इसको z बराबर मान लेंगे। प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होगा, 1/z हो गया। अब 1/z का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके संयुग में से नीचे गुणा करा लेते हैं, ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाली गिनती है, तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। प्लस वाला गिनती ऐसे ही पड़ा रहेगा, नीचे वाले में देखिए वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3i के स्क्वायर बराबर, तो 3 त्रिक 9 i स्क्वायर मिल जाएगा। और अब क्या होगा, और अब ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए -i, देखिए i स्क्वायर से माइनस निकल जाएगा, मतलब -1 निकलेगा, जो कि इसको प्लस बना देगा। 16 9 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 16 9 25 हो जाएगा, और 4 + 3i दिखाई देगा। और 25 को हम 4/25 कर देंगे और 3/25 कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या देखेंगे, दिखाई दो भाई, ठीक। यहाँ पे आप देखिए कि 25 को दोनों के बटे में अलग अलग कर दिया गया। बहुत ही सिंपल सा तरीका, बहुत ही सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, -5 + 3i दिखाई दे रहा है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो निकालना है, तो 1/z बराबर इसके संयुग में से आप गुणा करेंगे, हूबहू वही गिनतियाँ उतारेंगे। अगर यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है तो वही माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस से गुणा कराने पर वही वर्गांतर का सूत्र फिर से लगेगा, ठीक है। ये वर्गांतर का सूत्र फिर से वही लगेगा, और उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो जोड़ दिया जाएगा, और हर बार यहाँ पे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपको मापांक मिला था, आप अगर ध्यान देंगे तो आपको जो मापांक मिला था mod z, ठीक है, mod z, 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं। mod z आपको मिला था ना, ये इसके बराबर क्या हो रहा था, √a² + b² हो रहा था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहीं से वो मिल रहा है, यहीं से वो उसके संयुग में से गुणा कराने पर ही वो मिल रहा है, बस अर्थ वहाँ पे अंडर रूट लगा है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे 3 त्रिक 9 हुआ था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्लियर करके। देखिए -5 का जब वर्ग होगा तो वो +5 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर का मान -1 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे +9 कर देगा। 9 5 14 हो जाएगा, 14 को दोनों के बटे में कर देंगे। कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, बस हो गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में चलेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में -i दिया गया है, इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया यहाँ पे ये z बराबर इतना है, तो 1/z का मान निकालना है। तो यहाँ पे -1/i है, तो यहाँ पे i से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, क्योंकि हमको नीचे i नहीं रखना होता है, बस इतना से बात है। तो नीचे i स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर -i तो था ही, -1 था, तो i से गुणा कराने पर -i, तो i स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे कट गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, +i मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको a+ib के रूप में लिखेंगे तो 0 + i लिख देना होगा, बस इतना सिंपल सा काम करना होगा। तो -i का जो अपना गुणात्मक प्रतिलोम मिल गया वो +i कह सकते हो, या फिर 0 + i कह सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर।
अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, थोड़ी सी भयंकर लग सकती है। ए प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट करना है, जेड बराबर पूरी गिनती मान ली गई है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। 3 प्लस आई अंडर रूट 5 है, 3 माइनस आई अंडर रूट 5 है, और 3 अंडर रूट 3 प्लस आई अंडर रूट 2 है, और माइनस 3 माइनस आई अंडर रूट 2 है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर वाले में गुणा है, नीचे वाले में माइनस है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाले में संयुग्मी दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं, नीचे वाले में भी संयुग्मी हैं, बस वहाँ पे घटाना है। तो ऊपर वाले में संयुग्मी है तो वर्गांतर का सूत्र लगा दिया, बहुत सिंपल से काम किया कि 3 का स्क्वायर माइनस आई अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दिया, और नीचे वाले में देखिए माइनस से गुणा करा के इसका कोष्टक हटा दिया, बस यहाँ पे अब घटाना है। तो अंडर रूट 3 नीचे वाले कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में, और ये दोनों गिनतियाँ जुड़ जाएंगे, हो जाएगा कितना आई 2 अंडर रूट 2। इतना सिंपल सा काम होगा। ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, 3 त्रिका यहाँ पे 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, आई का स्क्वायर यहाँ पे -1 मिल जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 5 13 9 5 14 यहाँ पे हो गया। और होने के बाद आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इन दोनों का योगफल क्या होगा, 2√2 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 14 मिल गया था, 2 से इसको काट दिया तो 7 मिल गया, तो 7/√2 आई दिखाई दे रहा है। और आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आई नीचे नहीं रखते हैं किसी भी सूरत में, तो आई से ऊपर नीचे गुणा करा दिया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, आई स्क्वायर हो जाए। ऊपर 7 आई हो गया है, और यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब माइनस हो जाता है, माइनस से हो जाता है, माइनस ऊपर गुणा करा देंगे, मतलब -1 जो रहेगा वो माइनस ऊपर ही चला जाएगा, तो 7i/√2 हो जाएगा। वैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि √2 को भी नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेयीकरण हर का किया जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमको वो भी नहीं ज़्यादा सोचना है। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे हमने सम्मिश्र संख्या के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना था, तो इतना कर लिया। तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस आई, और यहाँ पे 7/√2 हो गया। तो इतना सा सिंपल सा आंसर हो चुका है। तो भैया इसी के साथ आपकी प्रश्नावली ख़त्म हो जाती है, और यहाँ पे मैंने पूरी थ्योरी बताने की पूरी कोशिश भी कर ली है। तो अब अगले वीडियो में हम लाएंगे इसका जो सेकंड वाला आपका प्रश्नावली है 5.2, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मज़ा कीजिए।